बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जो कि है वेव्स के बारे में। वेव्स के बारे में भी हमें अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करना होगा और ये बहुत सारी जगहों पे जाके हमें काम भी आता है। वेव्स क्या है और इसको अगर हम सिंपली एक लफ्ज़ के अंदर बयान करें तो किस तरह से करेंगे, तो बेटे कहते हैं हम कि वेव इज़ अ मैकेनिज़्म। वेव एक मैकेनिज़्म का नाम है थ्रू विच द एनर्जी इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर पार्ट ऑफ द मीडियम, या एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का जो मैकेनिज़्म है उसको हम वेव का नाम देते हैं। जो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं कि wave is a mechanism through which energy is transmitted from one place to another। एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को ट्रांसमिट करने का जो मैकेनिज़्म होगा उसको हम वेव का नाम देंगे। वेव क्या करती है? वेव एनर्जी को कैरी करती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसको मैकेनिज़्म किस लिए कहते हैं? मैकेनिज़्म इसलिए इसको बोलते हैं चूँकि इसमें मीडियम के पार्टिकल्स अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि एक शेप वाज़े हो जाती है। वो शक्ल जो है उस शक्ल को आप वेव का नाम दे देते हैं। यानी मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेटरी मोशन अपनी एक शक्ल डाल लेती है और उस शक्ल के ज़रिए एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और वो शक्ल, वो तरतीब जो है मीडियम के ज़र्रात की, उसको ही हम नाम दे देते हैं वेव का। अब इसकी 4 स्टेप के अंदर हम इस वेव को क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, वेव प्रोड्यूस करने के लिए एक सोर्स की ज़रूरत होती है। वो सोर्स जिसने एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है, उस सोर्स ने ही वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट करनी है किसी मीडियम में, तो उसने एनर्जी को देना है और एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। तो हम कहते हैं कि इस सोर्स ने फर्दर क्या करना है? इस सोर्स ने वाइब्रेशन क्रिएट करनी है। वाइब्रेशन जो होंगी ये एनर्जी कैरी करेंगी, यानी इसी एनर्जी को सोर्स ने वाइब्रेशन क्रिएट, वाइब्रेटरी मोशन ये भी मोशन की एक किस्म है, और एनर्जी के बगैर मोशन की ये किस्म जो है ये कंप्लीट नहीं होती। यानी इट रिक्वायर्ड एनर्जी टू वाइब्रेट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो सोर्स प्रोवाइड करता। वो सोर्स अपनी एनर्जी को वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र कर देता। अब वाइब्रेशन क्या करती है? वाइब्रेशन के नतीजे में मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन होनी होती है। अब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो है और डायरेक्शन ऑफ वेव, ये दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन 2 तरह की हो सकती है। मसलन ये अलोंग द वाई एक्सिस भी हो सकती है और अलोंग द एक्स एक्सिस भी हो सकती है। अगर मीडियम के ज़र्रात, मसलन रस्सी है, आप एक रस्सी को पकड़ते हैं और वाइब्रेट करते हैं, उस रस्सी की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है वो अप एंड डाउन, यानी उसके ज़र्रात वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं अलोंग द
वाई एक्सिस, जबकि वेव ट्रेवल कर रही है अलोंग दिस एक्सिस। मसलन इस वेव का ट्रेवल करना मतलब जिस सिमत में एनर्जी ट्रेवल करेगी। तो मैं इसकी एक एग्जांपल छोटी सी लेता हूं कि सपोज डैट कि हमारे पास किसी रस्सी के अंदर मैंने ये वेव पैदा करनी है, ये रस्सी है। अब जैसे मैं इस तरफ से ऑसिलेट करूंगा तो ये मेरा हाथ जो है ये सोर्स होगा, चूंकि ये एनर्जी दे रहा है, और वो वाइब्रेशन मुझे इस हाथ पर भी फील होंगी। इस हाथ तक यहां पर ये रस्सी मौजूद है, इसको देखिए ये भी वाइब्रेट कर रही है। हालांकि इस हाथ को मैं मूव नहीं कर रहा, मूव सिर्फ इस हाथ को कर रहा हूं। इस हाथ की मोशन की वजह से वो वाइब्रेशन मेरी इस फिंगर को महसूस हो रही है, यानी एनर्जी मेरी इस हाथ से इस हाथ तक कौन लेके जा रहा है, ये बेटे लेके जा रही है वेव्स। इस दौरान वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वेव किसको बोलते हैं, हम कहते हैं। अब इन सारी डिस्कशन को एक साइड पे रखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। यहाँ पे मैं 4 स्टेप जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, उसके बाद आपको वेव का अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 कि एक सोर्स होना चाहिए। सोर्स उसको बोलते हैं जिसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी देना चाहता है वो, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी कैसे भेजेगा, उसके लिए उसको एक वेव की ज़रूरत है। तो वो वेव कैसे प्रोड्यूस होगी, वो वेव क्या करेगा, वो सोर्स किसी मीडियम के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट कर देगा। वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए वो अपनी एनर्जी सोर्स उन वाइब्रेशन को दे देगा। अब वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ वेव यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, ये दो चीज़ें जब मिलती हैं तो हमारे पास एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश होता है। उस मैकेनिज्म को हम वेव का नाम देते हैं। तो मैं तीसरी बात इसके अंदर लिखता हूं कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड एनर्जी प्रोपेगेशन, एनर्जी का प्रोपेगेट करना और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन का होना, ये चीज जो है ये वेव का डिसीजन करेगी। इसके साथ मैं लिख देता हूं कि ये वेव होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन किस सिमत में है और एनर्जी किस सिमत में जा रही है, इस दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन ने वेव का डिसीजन करना। फिर हमारे पास लास्ट पे डेस्टिनेशन आ जाता है। तो डेस्टिनेशन क्या होगा, जिसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना, यानी एनर्जी को पकड़ लेना। हम इसे को ये भी कह सकते हैं कि एब्जॉर्बर या डेस्टिनेशन। इसे एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, जहां तक एनर्जी ने पहुंचना, तो एनर्जी दूसरे किनारे तक जो है वो पहुंच जाएगी। सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स चाहता है मैं एनर्जी दूं और डेस्टिनेशन चाहता है मैं एनर्जी को कैप्चर करूं। दरमियान में मदद कौन करता है, मदद वाइब्रेशन करती है, मदद उन वाइब्रेशन की डायरेक्शन और एनर्जी की प्रोपेगेशन करती है। तो हम इन वाइब्रेशन वाले स्टेप को इसके अंदर मर्ज कर लेते हैं कि उन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो किस तरह से होगी और क्या वो वेव का मैकेनिज्म जो है वो बनाएगी। तो बेटे इसके अंदर हम एक रस्सी लेते हैं, उस रस्सी को बांधते हैं एक किनारे पर। यहां पे मैंने रस्सी को बांध दिया। इस रस्सी के अंदर मैं यहां पे एक जरक प्रोड्यूस कर देता हूं। जरक होगा कि मैं उसको उठाऊंगा, ऊपर की तरफ जंप दे दूंगा। तो उससे क्या होगा, इस रस्सी के ये पार्टिकल्स ऊपर को मूव करेंगे, इस रस्सी के पार्टिकल्स स्ट्रेट अप मूव करेंगे। वो साथ ही साथ क्या करेंगे, जैसे मेरे हाथ के अंदर जो रस्सी मौजूद थी उसको मैंने जब जंप किया तो मैं सिर्फ अपने हाथ के साथ जुड़े हुए पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ उठा सका। वो साथ जुड़े हुए पार्टिकल्स को ऊपर लेके उठ गई, उसने उससे साथ वाले पार्टिकल्स को ऊपर उठा लिया, उसने उसके साथ वाले पार्टिकल्स को ऊपर उठा लिया। तो इस तरह से मेरे पास ये कर्व शेप बन गई। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्यों उठा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोई भी सॉलिड मटेरियल होता है या कोई मीडियम होता है,
तो उसके अंदर पार्टिकल्स के साथ एक फोर्स के साथ बांधे हुए होते हैं। जब आप एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो साथ जुड़े हुए पार्टिकल्स को अगले पार्टिकल्स उठा लेते हैं, उससे अगले को उठा लेते हैं, उससे अगले को उठा लेते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी ये वाले पार्टिकल्स रखते हैं जो सबसे टॉप पर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा देर तक इस एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि आपने ये चीज अच्छे तरीके से पढ़ी होगी कि जिन पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है वो ज्यादा देर तक स्टेबल हालत में नहीं रह पाते। अगर वो ज्यादा देर तक स्टेबल हालत में नहीं रह पाते तो वो अपनी एनर्जी को जाया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनर्जी तो कभी भी जाया नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, वो साथ वाले पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी दे देते हैं, ठीक है। फिर वो खुद अपनी मीन पोजीशन पर यानी नॉर्मल सरफेस पर आ जाते हैं, लेकिन साथ वाले पार्टिकल्स उस एनर्जी को लेकर अपनी जगह से उठकर ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये पोजीशन, इसकी तस्वीर 1 है, इसको मैं पोजीशन 1 कह लेता हूं, पोजीशन 1। थोड़े ही लम्हे के बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये वाला जंप इधर आ गया, वो पार्टिकल्स नॉर्मल पोजीशन पर आ गए और ये पार्टिकल्स अपनी जगह से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, ठीक है। तो अब इन पार्टिकल्स में से भी जो सबसे टॉप पर होगा उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी और ये इस तरह से आगे एक रस्सी बांधी हुई होगी। अब ये किस तरह से मुमकिन है, यह कैसे होता है? एक्चुअली में बच्चों ये है कि अगर आप एक पत्थर को पानी के अंदर सपोज आप फेंक देते हैं तो पत्थर जैसे पानी के अंदर जाके गिरेगा तो वो पानी के मालिक्यूल्स को नीचे दबा देगा। अब जरा इस बात पे फोकस करना। अब पानी के मालिक्यूल्स अप आएंगे, वो और अप चले जाएंगे। इस तरह पानी के मालिक्यूल्स अपनी जगह के ऊपर अप एंड डाउन मोशन करेंगे, ठीक है। जब ये वाटर के मालिक्यूल्स ऊपर जाएंगे तो ये साथ वाले पार्टिकल्स को भी ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, तो ये इस तरह से एक कर्व बन जाएगी, ठीक है। वो कर्व आपने ये शो कर ली। फिर क्या होता है, ये नीचे आ जाते हैं, उसके बाद वाले पार्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं, तो वो कर्व इधर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये दोनों तरफ मैं बयान कर रहा हूं कि इस तरफ भी वो वेव चलेगी, इस तरफ भी वो वेव चलेगी, तो वो पार्टिकल ऐसे चलेगा। फिर वो जब नीचे आते हैं तो उसके साथ वाले ऊपर चले जाते हैं। अब होता ये है, इसे मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? मैकेनिज्म इसलिए कहते हैं कि पार्टिकल्स अपनी जगह पे इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, लेकिन वो पार्टिकल चूंकि एक फोर्स के साथ आपस में इंटरनली जुड़े हुए हैं तो सारे पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं, फिर सारे नीचे आ जाते हैं, सारे ऊपर और सारे नीचे आ जाते हैं। उन तमाम पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो एक तस्वीर कंस्ट्रक्ट करती है, उस तस्वीर का नाम हम कहते हैं कि वेव है। इसी को मैकेनिज्म बोलते हैं। मैकेनिज्म है कि उसमें पार्टिकल्स के जुड़ने की तरतीब क्या है। तो पार्टिकल जुड़कर एक शक्ल वाजे कर देते हैं, उस शक्ल को आप वेव का नाम देते हैं। इसके एग्जाम्पल समझना हम रूटीन लाइफ से लेते हैं। आप एक पुराना अखबार लीजिए, उस अखबार के अंदर कोई तस्वीर ब्लैक एंड वाइट ले लें। अब आप एक की पकड़े जो आपके पास कोई भी मौजूद हो या कोई भी धारदार चीज हो, आप उस तस्वीर को रगड़ना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे रेजर्स के साथ रेज करते होते हैं, इस तरह आपने चाबी के साथ उस तस्वीर के ऊपर रगड़ना शुरू कर देना। अब आप देखेंगे कुछ देर के बाद कि चाबी के साथ छोटे 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 ब्लैक कलर के डॉट्स लग गए, जर्रात लग गए। वो जर्रात क्या थे? वो जर्रात एक्चुअली में इंक के जर्रात थे। जब वो इंक के जर्रात करीब करीब जुड़ते हैं तो एक तस्वीर वाजे करते हैं। अगर आप उस तस्वीर में से वो इंक के जर्रात निकाल लें तो वो तस्वीर धुंधली हो जाएगी। इवन डैट के एक वक्त आएगा कि वो तस्वीर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट वेव का है। वेव पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन का एक रिजल्ट मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है? जिसमें एक पार्टिकल जो डायरेक्टली उस पत्थर के साथ कोलाइड किया था वो ज्यादा नीचे दब जाता है, जबकि उसके साथ वाले ऐसे कर्व शेप में उसके साथ ही दब जाते हैं। तो उन पार्टिकल्स के जोड़ने की वजह से जो तस्वीर वाजे होती है उसे वेव का नाम देते हैं, ठीक है। फिर जैसे ये ऊपर उठता है तो फिर जो पार्टिकल डायरेक्टली उस पत्थर के साथ हिट किया था
वो ज्यादा एनर्जी लेकर ऊपर की तरफ उठ जाता है, बाकी पार्टिकल्स उसके साथ नीचे जुड़े ऐसे कर्व की शेप देते हैं, ये कर्व की शेप देते हैं। तो इस कर्व की शेप के मैकेनिज्म को ही आप वेव का नाम दे देते हैं कि ये वेव है। ठीक है, आई थिंक सो कि आप वेव कैसे बनती है, वेव की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि वेव एक्चुअली में एक तस्वीर का नाम है जो मीडियम के ज़र्रात की एडजस्टमेंट से जुड़ने के साथ हमारे सामने वाज़ेह होती है। क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल हियर? पोजीशन 2 के ऊपर हम ऑब्जर्व करते हैं कि पोजीशन 2 में अब वाइब्रेशन थी, वाइब्रेशन को आप डिस्टरबेंस का नाम भी दे सकते हैं। वो डिस्टरबेंस इस पोजीशन पर थी, तो यहां से वो डिस्टरबेंस इधर चली गई, तो मैंने नई पोजीशन नीचे शो कर दी, बजाय इसके उधर ही शो करता। फिर वो नई डिस्टरबेंस उससे आगे चली जाएगी, फिर वो जाकर इस दीवार के साथ कोलाइड कर जाएगी। तो हम कहते हैं कि इसमें जो डिस्टरबेंस है, यानी जो वेव ट्रैवल कर रही है, वो वेव की ट्रैवलिंग इस सिमत में है, वेव इस सिमत में ट्रैवल कर रही, और वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स अप एंड डाउन। इसमें एक बात याद रखिएगा कि वेव कभी भी पार्टिकल्स को आगे की तरफ लेके नहीं जाएगी, पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करेंगे, और इसी चीज को मैकेनिज्म का नाम दिया है कि पार्टिकल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे, लेकिन उनकी वाइब्रेशन की पोजीशन डिफरेंट होगी। एक पार्टिकल बिल्कुल टॉप पर होगा, दूसरा उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे और इससे नीचे। इन तमाम के कॉम्बिनेशन को वेव का नाम देंगे। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स अपनी जगह पे अप एंड डाउन रहेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स अपनी जगह पे अप एंड डाउन करते रहेंगे, लेकिन हमें ऐसे लगेगा कि ये डिस्टरबेंस आगे की तरफ ट्रेवल कर रही, और वो डिस्टरबेंस जाकर दीवार के साथ कोलाइड करेगी, टकरा जाएगी। अब डिस्टरबेंस का एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रैवल करना और पार्टिकल यानी जर्रात का वाई एक्सिस के ऊपर ट्रैवल करना, इससे जो मैकेनिज्म बनेगा वेव के, इस मैकेनिज्म को ट्रांसवर्स वेव का नाम देंगे। हम कहेंगे वेव की ये काइंड ट्रांसवर्स वेव है। यानी हम ये इस खाने से जो कि हमारे पास है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड एनर्जी प्रोपिगेशन, यानी पार्टिकल यानी जर्रात किस सिमत में वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी यानी वेव किस सिमत में जा रही है, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, ये दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों तो वेव की इस किस्म को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव का। बेटे किसी भी किस्म की वेव ले लें, हर किस्म की वेव के अंदर वाइब्रेशन तो ज़रूर होगी। अब हम कहेंगे कि अगर वो वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन उसके परपेंडिकुलर हो तो पैदा होने वाली वेव का नाम जो होगा उसे हम कहेंगे कि ये वेव ट्रांसवर्स वेव है। अब दूसरे अल्फाज के अंदर हम इसको इस तरह से भी बयान करते हैं कि एक और किस्म की वेव आ जाती है। लेट्स सपोज डैट कि मेरे पास है एक वेव की किस्म है, उसमें मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ये भी एक वेव के ज़रिए जा रही है, जो कि यू नो डैट कि साउंड एनर्जी भी एनर्जी की किस्म है। तो इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक यानी आपके कानों तक लेके जाने के लिए भी एक वेव दरकार होगी। वो वेव कैसी होगी? मैं जैसे ही मुंह से बोलूँगा तो मेरे मुंह के करीब जो पार्टिकल्स होंगे, एयर के पार्टिकल्स, वो फोर्स लगने की वजह से कॉम्प्रेस हो जाएंगे, पार्टिकल्स बिल्कुल करीब करीब आ जाएंगे। तो इन पार्टिकल्स को कॉम्प्रेशन का नाम दे देंगे, दब गए। फिर इन्होंने क्या किया, ये वाली जो फोर्स इन पार्टिकल्स के करीब वाले पार्टिकल्स पे लगी, ये अपने आप एक्चुअली में क्यों दब गए? चूंकि इनके पास एनर्जी आ गई। ये एनर्जी अपने पास नहीं रखना चाहते,
क्योंकि एनर्जी जब भी पार्टिकल्स के पास आती है, पार्टिकल्स स्टेबल हालत में नहीं रहता, वो अपने आप को स्टेबल में लेके आने के लिए एनर्जी को खारिज करेगा। वो एनर्जी को खारिज करने के लिए अपने से अगले पार्टिकल्स को दबा देगा। अब इससे अगले पार्टिकल्स बेटे बिल्कुल नॉर्मल हालत में थे, ठीक है। तो जब हम अगले लम्हे देखते हैं तो ये पार्टिकल्स खुले खुले हो जाते हैं, उससे अगले पार्टिकल जो है वो दब जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर रेयरफेक्शन आ जाएगी, यहां पे कंप्रेशन। इसको मैं कह दूंगा ये पोजीशन 1 है तस्वीर का, और ये पोजीशन 2 है। अब इस पोजीशन में एक दफा कंप्रेशन हुई, वो कंप्रेशन उसने अगले मॉलिक्यूल्स को दे दी, उसने फिर अगले मॉलिक्यूल्स को दे देनी है, उसने अगले मॉलिक्यूल्स को दे देनी है। जिस सिमत में एनर्जी ट्रेवल कर रही हो, अब एनर्जी कंप्रेशन के अंदर है, कंप्रेशन इधर थी, फिर कंप्रेशन इधर आ गई, फिर उससे आगे चली जाएगी, फिर उससे आगे चली जाएगी। तो हम कहते हैं कि जिस सिमत में एनर्जी ट्रेवल कर रही है उसी सिमत में वेव ट्रेवल कर रही है। अब एनर्जी एक्स एक्सिस की सिमत में ट्रेवल कर रही है, तो वेव भी एक्स एक्सिस की सिमत में ही ट्रेवल कर रही होगी, एनर्जी प्रोपेगेट चूंकि एक्स एक्सिस की सिमत में हो रही। दूसरे अल्फाज इसके गौर कीजिएगा कि इसके अंदर जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन किस तरह से है, तो पार्टिकल्स दब जाते हैं, फिर पार्टिकल्स खुले हो जाते हैं, फिर दब जाते हैं, फिर खुले हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स की इस तरीके से जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेट करना है, वो भी किस सिमत में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी हम वाइब्रेशन अलोंग द एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। पहले इस वेव के अंदर पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे थे, पार्टिकल्स ऊपर की सिमत में, फिर नीचे की यानी वाई एक्सिस की सिमत। पार्टिकल्स जब वाई एक्सिस की सिमत में हो और वेव एक्स एक्सिस की सिमत में ट्रेवल कर रही हो, तो उस वक्त डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन जबकि दूसरे केस में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो हम उससे एक नई तरह की वेव कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बच्चों एक सिंपल अंदाजे के मुताबिक हम ये बात कह लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा याद रखना कि जो वेव की काइंड्स यहाँ पे हम बना रहे हैं वो दो तरह की बातों के ऊपर है। नंबर 1 कि वेव, हर तरह की वेव पैदा करने के लिए वाइब्रेशन तो चाहिए, तो वेव की वाइब्रेशन, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन। नंबर 2 हर वेव का यही तरीका है कि वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, तो हम उसको कह देते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। तो अगर ये दो चीजें मिलती हैं, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, अगर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन वाई एक्सिस की सिमत में और मोशन ऑफ द वेव एक्स एक्सिस की सिमत में हो, तो बनाई जाने वाली वेव का नाम होगा ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। और अगर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एक्स एक्सिस की सिमत में और वेव की मोशन भी एक्स एक्सिस की सिमत में ही हो, ये वेव इधर को ट्रेवल कर रही है, चूंकि कंप्रेशन इधर को ट्रेवल कर रही, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो हम उस वक्त जो वेव आएगी उसका नाम रखेंगे कॉम्प्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये दो वेव की किस्म हम बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की बेस पर। यानी अगर मैं ये कहूं कि यहां से वेव बनती हैं, 4 स्टेप होते हैं किसी वेव में, सोर्स, वाइब्रेशन जो एनर्जी कैरी करती हैं, फिर उन वाइब्रेशन की डायरेक्शन, फिर उसके साथ ही उस एनर्जी की डायरेक्शन जिस सिमत में वेव ट्रेवल कर रही है। तो इसमें ये चीज़ें मिलकर हमारे पास बना रही होती हैं कि वेव किस तरह से बनेगी। तो हम वेव की काइंड को क्लासिफाई करें तो वेव की काइंड्स जो है वो
डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और एनर्जी प्रोपेगेशन से बनेगी। इफ द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड एनर्जी प्रोपेगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द वेव नेम इज ट्रांसवर्स वेव। इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड एनर्जी ट्रांसमिशन आर पैरेलल टू ईच अदर, देन वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसको कॉम्प्रेशनल वेव का नाम भी दिया जा सकता है। तो मैं इसमें वेव की क्लासिफिकेशन दो तरह की कर देता हूं। नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव, नंबर 2 longitudinal wave. Transverse wave are those wave in which, यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, those wave in which direction of propagation, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन लिख लें तो आसान लफ्ज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इसको हम ट्रांसवर्स वेव का नाम दे दें। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती हैं, इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से ही लिखेंगे कि दोज वेव्स in which direction of wave motion and direction of vibration of particles are parallel to each other। तो ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम देते हैं। याद रहे कि ये दोनों किस्म की वेव क्लासिफाई की गई ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव एंड द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन पे। अगर आप इसकी ये क्लासिफिकेशन हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की है, यानी ऐसी वेव्स जो मीडियम के अंदर ट्रैवल करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वेव्स भी मौजूद होती हैं जिनकी प्रोपेगेशन के लिए, जिनके अंदर वाइब्रेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और उसमें वाइब्रेशन मीडियम के ज़र्रात की नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन होती है। उन वाइब्रेशन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, जिनके मोशन के लिए किसी भी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह बच्चों कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिन वेव्स की प्रोपेगेशन के लिए जिनको एक मटेरियल पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। मसलन इलेक्ट्रॉन की मोशन, प्रोटॉन की मोशन, अल्फा पार्टिकल्स की मोशन। तो जो वेव्स मटेरियल पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होती हैं उसे पार्टिकल वेव का नाम देते हैं। यानी एक बड़ी क्लासिफिकेशन है जो बेस करती है कि वेव कितनी किस्म की हैं। वो है कि जिन वेव को पास होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो दो तरह की वहाँ पे क्लासिफिकेशन आती हैं। जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है मैकेनिकल वेव्स, जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम। जबकि दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन।
तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव आती हैं। तीसरी वेव स्पेसिफिकली है और वो 20वीं सदी के अंदर जो है वो दरियाफ्त हुई, वो पार्टिकल के नेम के साथ एसोसिएटेड है। वो सेकेंड ईयर के अंदर डिटेल से जो है वो पढ़ाई जाएगी, अभी उसके बारे में कोई ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर अपनी जो पिन पॉइंट्स हैं आज के उनको देखें तो हम कहते हैं कि अगर मीडियम की बेस पर क्लासिफिकेशन की जाए तो दो तरह की है, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है मैकेनिकल वेव्स, जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव की मोशन की बेस पर क्लासिफिकेशन की जाए तो वो भी दो तरह की है, वन इज़ द ट्रांसवर्स वेव, अनदर वन इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव, तो उस वक़्त हमारे पास जो आने वाली वेव है उसको हम नाम देंगे ट्रांसवर्स वेव का। अगर दोनों पैरेलल हैं जैसे साउंड की वेव है तो उस वेव को नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ओके बेटे, ये आज के पॉइंट्स जो थे वो हमने हाईलाइट किए।